Hello students, myself Dr. Hitesh Mantri, Associate Professor, Department of Comorbidia, भारतीय आयुर्वेद कॉलेज। आज हम मूत्रवस्त्रोस्त्रस का व्याधि देंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बच्चों में पाए जाने वाला एक कॉमन डिसीज़ एडल्ट्स के कंपेयर में। व्हाट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? पहले अपन देखेंगे थोड़ा इसकी शुरुआती बात। इट इज़ प्राइमरीली a pediatric disorder and is 15 times more common in children than adults। एक तो ये pediatric ही डिसऑर्डर है और ये एडल्ट के कंपेयर में 15 टाइम्स मोर कॉमन है चिल्ड्रंस में। मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन विल हैव स्टीरॉयड सेंसिटिव मिनिमल चेंजेस डिसीजेस। इसके थोड़े से अलग अलग टाइप्स है, उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रंस रहते हैं वो स्टीरॉयड सेंसिटिव रहते हैं, यानी स्टीरॉयड से जल्दी ठीक होने वाले रहते हैं, मिनिमम चेंजेस डिसीज। एंड अब व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या है, कैसे हम बोलेंगे इसको नेफ्रोटिक? इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेवी प्रोटीन यूरिया, दैट मीन्स मोर देन 3.5 ग्राम इन 24 आवर्स इन एडल्ट्स और 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर इन चिल्ड्रंस। ये हम जब 24 आवर्स की यूरिन कलेक्ट करते हैं उस हिसाब से दिया जाता है, या फिर अगर अपन उसको जो एल्बुमिन के प्लस में गिना जाता है तो 3+ और 4+, मिनिमम 3+ रहेगा हेवी प्रोटीन यूरिया। देन हाइपोएल्बुमिनिया, जब हम सीरम एल्बुमिन टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर में एल्बुमिन की रेशो कम रहेगा, दैट इज लेस देन 2.5 ग्राम पर DL। थर्ड इडीमा रहेगा, पैर में रहेगा, चेहरे पे रहेगा, पेट पे रहेगा, ऐसे पूरा ऑल ओवर बॉडी इडीमा रहता है। एंड देन हाइपरलिपिडीमिया, अगर हम इसका लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बड़ी भी मिलेंगी अपने को। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। एक हेवी प्रोटीन यूरिया, दूसरा हाइपोएल्बुमिनिया, तीसरा इडिमा और चौथा हाइपरलिपिडीमिया। देखो सब एक में से कोरिलेटेड है। हेवी प्रोटीन यूरिया, यूरिन से प्रोटीन जा रहा है तो क्या होगा, ब्लड में भी प्रोटीन का लेवल कम होगा, यानी हेवी प्रोटीन यूरिया हो गया तो हाइपोएल्बुमिनिया हो गया। अब जब बॉडी में अगर एल्बुमिन का रेशो कम होगा तो ऑब्वियसली इडीमा डेवलप होगा और हाइपरलिपिडीमिया। इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी क्या है? एक तो पहला है इडियोपैथिक। 90% चिल्ड्रंस, 90% चिल्ड्रंस कॉजेज इंक्लूड। एक तो इडियोपैथिक है जिसके अंदर 90% केसेस में हमारे को कोई रीजंस फाइंड आउट नहीं होता है। इसके अंदर में 3 चीज़ें आती। एक मिनिमल चेंज डिसीज जो 85% चिल्ड्रंस में रहता है। एक मैसेंजियल प्रोलिफरेशंस नेफ्रॉन्स में जो होते हैं, ऐसे सब चेंजेस है उसमें से एक मैसेंजियल प्रोलिफरेशन जो 5% केसेस में मिलेगा। और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ये 10% केसेस में मिलेगा। अब सेकेंडरी इडियोपैथिक, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये 10% चिल्ड्रन रिलेटेड टू सिस्टमिक और ग्लोमेरुलर डिसीज। 10% केसेस ऐसे रहते हैं जिसके अंदर में एक तो कोई सिस्टमेटिक डिसीज रहेगा या ग्लोमेरुलर डिसीज, कोई ग्लोमेरुलर से रिलेटेड कोई डिसीज होगा, उसके वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होता है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। देख ऐसा मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी, जो न्यूरॉन्स रहता है उसके मेम्ब्रेन्स, नेफ्रॉन्स जो रहते हैं उसके मेम्ब्रेन्स में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस या फिर उनके को रिलेटेड कोई डिसीज जब होता है तब, दैट मीन्स मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो प्रोलिफरेशंस होता है मेम्ब्रेन्स में उसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स, ग्लोमेरुलर और नेफ्रॉन्स में जो इन्फेक्शंस होता है उसकी वजह से। पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है? एक इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी वॉल्स रहती है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो प्रोटीन, जो ब्लड में से जो प्रोटीन्स जाते रहता है वो उसके अंदर से खींच लिया जाता है और वो यूरिन की थ्रू निकल जाता है, दैट मीन्स मैसिव प्रोटीन यूरिया। एक 3 चीज़ें होती है इसके अंदर, पहला इंक्रीज परमिएबिलिटी, देन मैसिव प्रोटीन यूरिया एंड देन हाइपोएल्बुमिनिया। जैसे हम देखें कि प्रोटीन यूरिया रहेगा वैसे ही ब्लड से वो एल्बुमिन
ग्लोमेरुलर की परमिलिटी बढ़ने की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी वजह से ब्लड में हाइपोएल्बुमिन डेवलप होता है। वैसे इन मैसेंजियल मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिसीज जो रहता है उसके अंदर में क्या होता है, टी सेल का डिसफंक्शनिंग होगा, उसकी वजह से अल्ट्रेशन ऑफ साइटोकाइंस होता है जो करता है इट कॉजेज लॉस ऑफ निगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक, एडिमा, अब इसमें एडिमा कैसे डेवलप होता है, एक मैसिव प्रोटीन यूरिया बराबर है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोएल्बुमिनिया होगा। देन इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा का ऑन्कोपिटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से ट्रांसड्यूएशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी क्या होता है, जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो जो वस्कुलर वेसल्स के बीच में जो फ्लूइड रहता है वो शिफ्ट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी दो सेल्स के बीच में की। तो इस वजह से क्या होता है, डिक्रीजेज रीनल परफ्यूजन प्रेशर। तो जो जब ये शिफ्टिंग होता है फ्लूइड का तो उस वजह से जो रीनल फंक्शन रहता है, परफ्यूजन होना चाहिए, वो प्रेशर डिक्रीज होता है। अब जब ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें दो चीज़ होती है, एक रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम स्टिमुलेट होती है जो क्या करती है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम को फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेती है। सेकंड, रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है रीएब्सॉर्प्शन वाटर इन द कलेक्टिंग ट्यूबल्स। वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, इधर सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जब दोनों चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा तो एडिमा डेवलप होगा। ठीक, अब इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसकी 3 हिस्टोलॉजिकल टाइप्स है, एक मिनिमल चेन डिसीज, दूसरा मैसेंजियल प्रोड्यूशन, थर्ड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलस जो हमने देखे लास्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले इसमें मिनिमल चेंज में कहता है ग्लोमेरुलर अपीयर्स नॉर्मल, हमारे को नॉर्मल मिलेगा, और शो मिनिमल इंक्रीज इन मैसेंजियल सेल एंड मैट्रिक्स। एक तो ग्लोमेरुलस नेफ्रा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, या फिर मिनिमल इंक्रीज होंगे उसके अंदर मैसेंजियल सेल्स के से, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम डलता है। देन मैसेंजियल प्रोलिफरेशन increases diffuse increase in messenger cells and matrix. Third, focal cell glomerulus show mesangial proliferation and segmental scarring on light microscopy. जब इसका माइक्रोस्कोपिक रूल आउट करेंगे तो उसके अंदर में हमें को मेसेंजियल प्रोलिफरेशन मिलेगा और सेगमेंटल स्केरिंग मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका क्लिनिकल मेल टू फीमेल रेशो अगर हम देखेंगे तो 2:1, यानी मेल्स में 2 मेल्स अफेक्टेड होंगे तो 1 फीमेल अफेक्ट होती है, ऐसा 2:2 है। और ये जो इडियोपैथिक है इट इज़ कॉमनली बिटवीन 2 to 6 ईयर्स, 2 से 6 साल के बीच में आपके पास में पेशेंट अगर पेडल एडिमा, पफीनेस ऑफ फेस, हाथ में पूरे हाथ पैर में एडिमा है, पेट में एडिमा है, अगर ऐसा कुछ लेके आता है तो पहले आपका सस्पेक्शन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी जाना चाहिए। यूजुअली प्रेजेंट विथ माइल्ड एडिमा नोटेड अराउंड आईज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। जैसे मैं आपको बोला, एक तो आईज के आसपास रहेगा या लोअर एक्सट्रीमिटीज में रहेगी। उसके बाद में एडिमा बिकम जनरलाइज एंड डेवलप असाइटिस, धीरे धीरे एडिमा डेवलप होता है, बढ़ते जाएगा और एसाइटिस डेवलप होता है। प्लूरल इफ्यूजन एंड जेनेटल एडिमा भी डेवलप होता है। इसमें एनोरेक्सिया रहेगा पेशेंट में, इरिटेबिलिटी रहेंगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा और डायरिया भी रह सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स रहेंगे। नाउ डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जैसे हमने देखे उसके 4 फीचर्स जो है वही डायग्नोस्टिक फीचर्स है। कैसा है, एक मैसिव प्रोटीन यूरिया था, दैट मीन्स हम अगर यूरिन प्रोटीन करेंगे तो 3+ और 4+ अपने को प्रोटीन यूरिया मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया भी मिलेगा इसके अंदर में, लेकिन वो भी सिर्फ 20% केसेस में। तो ये अपने को मिसमैच भी कर सकता है, कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो, अगर हम प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो करते हैं तो ये 2 मिलेगा। यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन एक्सीड्स 3.5 ग्राम
in 24 hour in adults and 40 milligram per meter square per hour in children. देखिए हमने जैसे सीरम एल्बुमिन हाइपोएल्बुमिनिया है लेस देन 2.5, जब अपन सीरम एल्बुमिन करेंगे तो हमको मिलेगा, और सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अपन जो है हाइपरलिपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल है ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो हमारे 4 फीचर्स दिए उसमें से 3 फीचर्स जो है डिसीज के वो ही डायग्नोस्टिक फीचर्स आते हैं। देन ट्रीटमेंट क्या आएगा, एक सोडियम इंटेक शुड बी रिड्यूस। हमने देखे उसके अंदर में रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टिमुलेट होती है जिसके से सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होता है, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, साल्ट रिस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, इफ चाइल्ड इज हाइपोनेट्रीमिक, अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो हमारे को फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डायूरेटिक्स, ऐसे केसेस में अब यहाँ पे एडिमा डेवलप होता है, यूरिन आउटपुट हैम्पर होता है, तो इसमें हम लोग प्रेफर करते हैं एक क्लोरथियाजाइड्स या फिर फ्रूसेमाइड जिसको हम लेसिक्स भी बोलते हैं। तो जो डोजेज है क्लोरथियाजाइड 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज IV 12 आवरली, जब हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इसमें, और फ्रूसेमाइड 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज IV 12 आवरली। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूसेमाइड्स का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉमनली अवेलेबल डिसीज विथ लेस हजार्ड्स, IV 25% ह्यूमन एल्बुमिन, जहाँ हाइपोएल्बुमिनिया है उस केसेस में हम ह्यूमन एल्बुमिन देते हैं जो 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देते हैं एवरी 6 to 12 आवर, 6 से 12 घंटे में हम देते हैं ओवर 1 to 2 आवर्स, यानी हमारे को IV देना है और उसको 1 से 2 घंटे में देना है उसके वेट के। समझो इन केस अगर 10 kg का पेशेंट है तो उसको 0.5 into 10 बराबर है, इसमें कितना लगा 5 मिलीग्राम जाएगा और 6 आवरली जाएगा। When fluid restriction and parental diuretics are not effective, हमारे को कब देना है, जब फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस और पेरेंटल डायूरेटिक्स, अगर डायूरेटिक्स दे रहे हैं फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके बाद में भी अगर इफेक्ट नहीं है तो हमारे को ह्यूमन एल्बुमिन देना है। नाउ प्रेडनिसोलोन थेरेपी, स्टीरॉइड्स, जो हमने बोलते स्टीरॉइड सेंसिटिव रहते हैं ज़्यादातर, तो इसमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन में क्या करते हैं, इनिशियली 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे और 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अब 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे ये हम मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, तो उसका सिंपल वे है 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड इन 2 to 3 डोजेस। सिंगल डोज नहीं देने का है, जनरली अपन प्रेडनिसोलोन कई बार जैसे ओमना कॉर्टिलर आता है सिंगल डोज देते हैं, लेकिन इसको 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस में 4-6 वीक्स 6 हफ्ते तक के अपने को देना है। देन टेपरिंग, उसके बाद में हमारे को टेपरिंग करना है कितने पे, 6 हफ्ते के बाद यानी 1.5 महीने के बाद 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे अल्टरनेट डे OD, यानी एक तो 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे देना है, वो भी अल्टरनेट डे देने का है और OD देने का है, वो भी कितना 6 वीक्स तक के, यानी ये 6 और 6 12 वीक्स, यानी आपके करीब करीब 3 महीना हो गया। और टेपर्ड स्लोली ओवर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, अल्टरनेट डे करके देकर फिर बाद में बंद करें, या फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है तो स्लोली धीरे 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 करके टेपर करना है। Many children with nephrotic syndrome will experience at least 1 relapse। अब ये बात भी है, हम प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म दे रहे हैं, पहले 6 हफ्ते दे दिए, 6 हफ्ते दे दिए, उसके बाद में भी ऐसा लग रहा है तो और 2-3 महीने में सो गया। लेकिन जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है के पेशेंट आते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको वापस 1 साल के अंदर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलैप्स हो जाता है।
cyclophosphamide prolongs duration of re-emission and reduce the number of relapses in children with frequently relapsing and steroid dependent nephrotic syndrome. साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं जहाँ जो री-इमिशंस को प्रोलॉन्ग करता है और नंबर ऑफ री-इमिशंस जो रहता है उसको रिलैप्सेस जो रहता है वो रिड्यूस करता है, जो कि स्टीरॉयड डिपेंडेंट है। डोज साइक्लोफॉस्फेमाइड का क्या है? 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, सिंगल ओरल डोज फॉर 8 to 12 वीक्स। नाउ मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये इसको हम आईवी दे सकते स्टार्टिंग में 30 मिलीग्राम पर केजी बोलस विथ फर्स्ट 6 डोजेज एट अल्टरनेट डे फॉलोड बाय टेपरिंग रेजिमन फॉर 18 मंथ्स। हम अगर पेशेंट्स को अगर आईवी पे रखे हैं तो पहले उसको 30 मिलीग्राम पर केजी बोलस देना है पहले 6 डोजेस तक के अल्टरनेट डे, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे करके उसको 1.5 साल तक उसको टेपरिंग करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा? इन्फेक्शंस, मेजर कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ यूरिनरी लॉसेस ऑफ IgG, प्रोपेंडिन फैक्टर्स B, डिफेक्टिव सेल मीडिएट इम्यूनिटी, माल न्यूट्रिशन एंड इडीमा एंड असाइटिस। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शंस होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। और ऐसे पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल निमोनाइटिस, इनमें बैक्टीरियल निमोनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। प्रोग्नोसिस, चिल्ड्रन विथ steroid responsive nephrotic syndrome have repeated relapses, and children with steroid resistant nephrotic syndrome, most often caused by FSGH, generally have a much poor prognosis. ठीक, अगर स्टीरॉयड डिपेंडेंट है या स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव है तो ऐसे पेशेंट्स में रिपीटेड रिलैप्स आते रहते हैं और हम जब दिए तब कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम रहते हैं उसके अंदर में इनका पुअर प्रोग्नोसिस रहता है। देन सेकेंडरी, हमने पहले इडियोपैथिक देखे थे, अब सेकेंडरी नेफ्रोसिस क्या होता है? ये क्या होता है? ड्यू टू अदर कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो डेवलप होता है उसको सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं। इसके अंदर में पहला मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लूपस नेफ्राइटिस एंड हेनॉक स्कोलियन पुरपुरा नेफ्राइटिस ऑल हैव नेफ्रोटिक कंपोनेंट सस्पेक्टेड इन। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम सेकेंडरी है क्या, ये किसमें सस्पेक्ट करने का? पेशेंट्स केम विथ मोर देन 8 years, 8 साल से ज़्यादा की एज वाला अगर कोई बच्चा आता है तो उसको सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमने देखे थे आइडियोपैथिक क्या होगा, प्रेजेंट बिटवीन 2 to 6 years, 5 साल में भी पहली बार आ सकता है, 4 साल में भी आ सकता है, 3 साल में भी आ सकता है। देन हाइपरटेंशन, ऐसे पेशेंट में सेकेंडरी जो होता है हाइपरटेंशन होता है। ऐसी कंडीशंस एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है वैसी कंडीशंस ये सब उसमें पहले ये जो डिसीज हमने दिए थे, जिन जो कॉजेज दिए थे, इनसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होता है और इस कंडीशंस में ये सब चीज़ें डेवलप होती है, जिसमें मोर देन 8 years के बाद होता है। हाइपरटेंशन होता है ऐसे पेशेंट्स में डेवलप होता है। हम अगर वो बच्चों का बीपी देखेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, हीमैचूरिया भी मिलेगा। तो इनिशियली पेशेंट अपने पास आता है हीमैचूरिया और पफिनेस ऑफ फेस, हम उसका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते, 2+ या 3+ उसका एल्बुमिन मिल जाता है और पसल्स भी मिल जाते हैं और हीमैचूरी मिलता है। तो हम उसको पहले डायग्नोसिस करते मोस्ट ऑफ द UTI, लेकिन हम वहाँ पे बीपी नहीं चेक करते। तो नॉर्मली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में यूरिन नॉर्मल कलर रहेगा,
लेकिन यहाँ पे जब सेकेंडरी कॉज रहेगा तो इसमें यूरिन प्रेजेंट करेगा पेशेंट कोला कलर का, अपना जो कोका कोला रहता है उस कलर का। देन रीनल डिसफंक्शनिंग, ऐसे पेशेंट में रीनल डिसफंक्शन मिलेगा और एक्स्ट्रा रीनल सिम्टोमेटोलॉजी लाइक रैश, आर्थाल्जिया और फीवर। कॉजेज, अब सेकेंडरी के कॉजेज, मलेरिया, सीएस्टोमियासिस आर लीडिंग कॉजेज, हेपेटाइटिस बी, सी, फाइलेरिया, लेप्रोसी, HIV, लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ लंग, GI, ड्रग थेरेपी विथ ड्रग्स एंड केमिकल्स। अगर मैसेंजर गोमियोपैथी है तो पेनिसिलिन, कैपिटोग्रिल, NSAID और मर्क्यूरी कंपाउंड। देन MCNS है तो प्रोबिनोसिड, इथोक्सुमाइड, मिथोमेजोल, लिथियम। प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर है तो प्रोकेनामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, फेनिटोइन, ट्राइमिथोडाइन। अब कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, infant who develop nephrotic syndrome within 3 months of life, first 3 months of life are considered to have congenital nephrotic syndrome। अगर पहले 3 महीने के अंदर में अगर ये पेशेंट मिलते हैं तो वो देगा। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ दिस सिंड्रोम इज फिनिश टाइप congenital nephrotic syndrome एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन कॉज रहता है फिनिश टाइप congenital nephrotic syndrome। मेजर पैथोलॉजी, dilatation of the proximal tubules, mesangial hypercellularity, glomerulosclerosis। Infant with a finished type of congenital nephrotic syndrome present with massive proteinuria detectable in utero by increased alpha fetoprotein, a large placenta and marked edema। Then prematurity, respiratory distress with separation of cranial sutures are additional features। Natural history of disease is one of the केस रहेगा persistent edema, recurrent infection, progressive renal failure with death by the age of 5 years। Corticosteroids and immunosuppressive agents are of no value। Other causes include congenital infections such as syphilis, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, HIV और hepatitis B। ACE inhibitors, indomethacin, unilateral nephrectomy, many diminish proteinuria and ameliorate the nephrotic state। Antenatal diagnosis suggested by increased amniotic fluid alpha fetoprotein level, and diagnosis may be confirmed by DNA analysis। Thank you।